हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली स्टडी विद नाजिम में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पीसीएस मेंस की। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हमारा जो टारगेट है फ्रेंड, अगर आप सबसे पहले सिलेबस को देखिए। जब आप जीएस पेपर फर्स्ट को देखेंगे और यहाँ से पीवाईक्यू भी देखेंगे तो फ्रेंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक टॉपिक जिसका नाम है उदारीकरण। तो फ्रेंड ये बहुत ही अच्छा फेवरेट टॉपिक है यूपी पीसीएस का, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम इन कीवर्ड्स को, यहाँ पर हमारा आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हमारा मकसद है आपको कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अच्छे से समझाना कि ये होते क्या हैं। जब तक आपको इनके बारे में पता नहीं होगा उस तरीके से आप क्वेश्चनों को हल नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले हम देखेंगे कि उदारीकरण होता क्या है। अक्सर अगर आप करंट अफेयर भी पढ़ेंगे या भारत की विदेश नीतियाँ भी देखेंगे तो वहाँ पर उदारीकरण का अक्सर नेता यूज़ करते हैं इस वर्ड का। तो आज हम देखेंगे कि आखिर उदारीकरण होता क्या है। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम पृष्ठभूमि देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, होता क्या था, अगर हम 1991 की बात करें तो यहाँ से हमारे उदारीकरण की शुरुआत होती है। कहाँ से? 1991 की। तो फ्रेंड इससे पूर्व होता क्या था कि हम जब भी हमारा कोई देश में या भारत के ही नागरिक अपने ही देश में अगर कोई उद्योग लगाना चाह रहे हैं तो फ्रेंड उन्हें क्या होता था, कठिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। जिससे होता क्या था, उनका टाइम बर्बाद होता था, इतना महीनों में जाकर कोई उद्योग लगता था, मंजूरी मिलती थी और उससे क्या होता था, उससे भ्रष्टाचार का भी चांस बढ़ जाते थे। तो फ्रेंड यहाँ पर हुआ क्या, 1991 में हुआ क्या कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका बहुत बड़ा योगदान है उदारीकरण में और भारत की अर्थव्यवस्थाओं को ऊपर लाने में। तो फिर इनके द्वारा ही, इनके प्रयासों से ही उदारीकरण की नीति को अपनाया गया। अब देखिए उदारीकरण होता क्या है, मेन मकसद है हमारा कि उदारीकरण हम कहते किसे हैं। तो फ्रेंड उदारीकरण का मतलब ये होता है कि सरकार ऐसे नियंत्रणों में ढील या उन्हें हटा ले या उन्हें समाप्त कर दे जिससे देश को आर्थिक विकास में बढ़ावा मिले। जैसे फ्रेंड्स, अब देखिए, अगर कोई कंपनी, बाहर की कंपनी भी अगर भारत में क्या करेगी, अगर कोई निवेश करना चाह रही है, कोई उद्योग लगाना चाह रही है, कोई कंपनी का स्थापना करना चाह रही है तो उससे क्या होगा फ्रेंड, एक तो भारत को वहाँ से कर प्राप्त होगा यानी कि अर्थव्यवस्था में सुधार होगी। और फिर क्या होगा, भारत के ही वासियों को या भारत के ही नागरिकों को वहाँ पर रोज़गार उत्पन्न होंगे। तो फ्रेंड क्या होता था, पहले इस तरीके की कोई प्रक्रिया नहीं थी, अगर थी तो बहुत कठिन थी, यानी कि बहुत हार्ड थी। तो फ्रेंड इस तरीके से क्या होता था कि वहाँ पर उद्योग, अगर कोई भारत में उद्योग भी लगाना चाहता है और सरकार से उसे हेल्प चाहिए, यानी कि उससे कोई कर्ज चाहिए, तो फ्रेंड ऋण बहुत महंगी ब्याज दर पर मिलता था। तो अब क्या हो गया कि ब्याज दर भी कम कर दी है सरकार, ऐसी तरह की स्कीम लाती रहती है जिससे क्या होता है, निजी क्षेत्र को भी सहयोग मिलता है और निजी क्षेत्र भी क्या होता है, निजी क्षेत्र भी स्वतंत्र रूप से भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है महत्वपूर्ण, और स्वतंत्र रूप से रोजगार उत्पन्न करा रहा है। तो फ्रेंड इससे हो क्या रहा है, जब तक देखिए फ्रेंड अर्थव्यवस्था का कोई मतलब नहीं है जब तक प्रत्येक व्यक्ति की आय में कोई ना कोई वृद्धि ना हो, उस देश के नागरिकों को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा ना मिले, तब तक ऐसी अर्थव्यवस्था का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सपोज़ कीजिए आज भारत में 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हो गई है, यानी कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है भारत। मगर आज भी अगर हम देखेंगे तो भुखमरी सूचकांक देख लें आप, ये ऐसे सूचकांक जो आते रहते हैं उसमें भारत का क्या हाल है। तो फ्रेंड इससे निजात पाने के लिए 1991 में कोशिश की गई थी कि यहाँ पर भारत में रोज़गार उत्पन्न हो, उदारीकरण की शुरुआत हो। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हम सिंपल सी बात करने जा रहे हैं कि उदारीकरण हम कहते किसे हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर उदारीकरण का मतलब है, उदारीकरण का अर्थ है कि सरकार ऐसे नियंत्रणों में ढील या समाप्ति कर दे, ऐसे नियंत्रणों को जिससे देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। तो फ्रेंड जैसे सरल आर्थिक नीतियां बनाना, प्रशासनिक नियंत्रणों की भागीदारियों को कम करना, लाइसेंस प्रणाली को समाप्त या सरल बनाना। तो फ्रेंड ये बहुत महत्वपूर्ण है लाइसेंस प्रणाली। जब भी हमें कोई उद्योग करना पड़ता था, यहाँ तक कि अगर हमें कोई विदेश से कुछ चीज़ ला रहे हैं तो फ्रेंड उसकी भी बहुत ज़्यादा कठिन प्रक्रिया से जांच होती थी और वहाँ पे हमें कई तरीके के फॉर्म अप्लाई करने पड़ते थे जब जाके हम कुछ खरीद सकते थे। तो मैंने इस तरीके की नीतियों को ख़त्म कर दिया गया जिससे उदारीकरण की शुरुआत हुई और टाइम की भी बचत हुई। अब बात आती है फ्रेंड उदारीकरण के उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड देखिए, उदारीकरण का उद्देश्य क्या है, व्यवसायों पर प्रतिबंधों को ख़त्म करना, जो अनावश्यक प्रतिबंध थे उन्हें ख़त्म करना। ऐसा भी नहीं है कि सभी प्रतिबंधों को ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि अनावश्यक जो भी प्रतिबंध थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया है। दूसरा हमारा जो उद्देश्य है उदारीकरण का, वो है निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की भी अहम भूमिका। जिससे होगा क्या कि भारत के नागरिकों को
भारत के व्यक्तियों को ही क्या होगा, रोज़गार उत्पन्न होगा निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने से। इससे रोज़गारों के उत्पन्न होने की महत्वपूर्ण संभावना है। तो फ्रेंड होता क्या है, जब हमने उदारीकरण की शुरुआत करी 1991 में, तो उसके बाद हमने देखा कि अर्थव्यवस्था में यानी कि जीडीपी में काफ़ी वृद्धि देखी गई। तो फ्रेंड ये था हमारा उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब क्या है, सिंपल सा, नियंत्रणों में ढील या उन्हें समाप्त करना है जिससे आर्थिक देश को बढ़ावा मिले। इस तरीके से नियंत्रणों को हटा देना या समाप्त करना है जिससे देश के आर्थिक विकास को यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को लाभ हो और भारत के व्यक्तियों को रोज़गार उत्पन्न हो। तो फ्रेंड ये था हमारा उदारीकरण। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे निजीकरण और वैश्वीकरण होता क्या है। अक्सर न्यूज़ में ये बने रहते हैं। तो फ्रेंड इस टाइप की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।